नमस्कार, वेलकम टू BSG টিউটৰিয়েল। মই ভৱানী এছ ঘিমিৰে। সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই পুনৰ আজি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। যোৱাবাৰ মই নীলকণ্ঠ পাঠৰ লেখিকা মহাদেৱী বৰ্মাৰ বিষয়ে এটি আলোচনা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ কোভিড-19 দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাগুৰুসকল বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ঘৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত যিহেতু আমাৰ অধ্যয়ন অধ্যাপন কাৰ্যটো ব্যাহত হৈছে, যাতে আমি ঘৰত থাকিও বিদ্যালয়ৰ দৰে অধ্যয়ন কাৰ্যৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰোঁ, তালৈ লক্ষ্য ৰাখি মই মোৰ ফালৰ পৰা যিটো সম্ভৱ সেয়েহে এনেধৰণৰ এটি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে এই মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ প্ৰয়াসটোৰ জৰিয়তে অকণমানো যদি লাভ পোৱা যেন অনুভৱ কৰা, তেন্তে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে মই পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ লাভ কৰিব পাৰোঁ। নীলকণ্ঠ পাঠটো বেছ দীঘল এটা পাঠ, সেইকাৰণে ইয়াক লাইন বাই লাইন আমি ব্যাখ্যা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব, অসমীয়াত অনুবাদ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াক মই থুলমূল সাধাৰণ হিন্দীতে পাঠটোৰ কাহিনীভাগ কৈ আগবঢ়াম। আৰু যিহেতু আমি পৰীক্ষাত ইয়াৰ মাজৰ পৰা অহা প্ৰশ্নখিনি হিন্দীতে লিখিবলগীয়া হ'ব, গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এইটো ভালেই হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে আমি আজি আগবাঢ়োঁ পাঠটোৰ মাজলৈ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটোৰ শীৰ্ষকটো হৈছে নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ হৈছে মহাদেৱৰ এটা নাম, শিৱৰ এটা নাম, কিন্তু ইয়াত সেই অৰ্থত নীলকণ্ঠটো প্ৰয়োগ কৰা নাই লেখিকাই। নীলকণ্ঠ আচলতে এটা ময়ূৰৰ নাম, মৰা চৰাইৰ নাম, যিটো মৌৰ বুলি কয় হিন্দীত। মৌৰ মানে মতা ময়ূৰ চৰাই। মাইকী ময়ূৰ চৰাইক নিশ্চয় কি কয় তোমালোকে জানা? মৌৰণী বুলি কয়। গতিকে আমি বেছি পলম নকৰি আজিৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ধ্যান দি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই ল'বা, যাতে দুনাই এই পাঠ নীলকণ্ঠৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ মনত এটা ভাৱ নাথাকে যে মই বুজি পোৱা নাই পাঠটো কেনেকৈ কি হয়। মই সাধাৰণ হিন্দীতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে সময় অকণমান বাচে। तो फिर चलते हैं पाठ की ओर। पहले नंबर पैराग्राफ जो है उसमें लेखिका ने कहा है कि एक दिन लेखिका स्टेशन किसी अपने अतिथि को छोड़कर वापस लौट रही थी, तो उन्होंने जो चिड़ियों और खरगोशों सरायरू ख्वाबो बेचने वाले दुकान का ध्यान आया, तो उस ओर चलने के लिए ड्राइवर को कहा। वह दुकान था, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, नखास कोना नाम का एक जगह है इलाहाबाद में। ये कहानी पूर्णतः इलाहाबाद के ऊपर आधारित है। तो वहाँ पर नखास कोने में बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान, इसकी दुकान में खरगोश और चिड़िया मिलते थे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट जब पहुँचे, नज़दीक पहुँचते ही बड़े मियाँ सामने आ गए रास्ते में और ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। रुको रुको कहने लगे। तो महादेवी वर्मा के कुछ पूछने से पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्हें सलाम करके, कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए कहा था, तो शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार, मतलब चिड़ियों को मारने वाला सराय मोरा मानू चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। तो यदि आप पाल लेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो मोर के पंजों से दवा बनती है, तो लोग उसे काटने मारने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी ने, मतलब महादेवी वर्मा जी ने, महादेवी वर्मा आप लोग जानते ही हैं कि वो एक प्राध्यापक थी, मतलब टीचर थी, इसलिए गुरुजी, बड़े मियाँ ने कहा गुरुजी ने मंगवाए हैं। तो बड़े मियाँ क्या कहता है यहाँ पर, ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, मतलब ये काम ही ख़राब है, ये काम ही ख़राब है, जहाँ की हर समय पकड़ो पकड़ो मारो मारो कहना पड़ता है। ये था दूसरे वाले पैराग्राफ का सारांश। तो आगे कहानी बढ़ती है। बड़े मियाँ जब बोलना चालू करता था, मतलब बड़े मियाँ की भाषण मेल जब शुरू होती तो कोई उसका स्टेशन नहीं होता था, मतलब बोलते ही रहता था।
इसलिए जो सुनने वाला है वह जानकर जहाँ रोक देता था वहीं स्टेशन हो जाता था, मतलब वहीं रुक जाता था। इस बात को महादेवी वर्मा जी जानती थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने मतलब लेखिका ने उसे बीच में ही रोक कर कहा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। तो बड़े मियाँ ने जिस तरफ दिखाया उस तरफ दृष्टि को ले जाकर मतलब उस तरफ देखते हुए महादेवी वर्मा ने देखा कि एक छोटे से पिंजड़े के अंदर, पिंजड़ा मतलब हजा, पिंजड़े के अंदर जिसमें तीतर कपूसराई के समान, तीतर के जैसे ही छोटे छोटे दो बच्चे, चिड़ियों के बच्चे वहाँ पर थे। तो पिंजड़ा इतना छोटा था, संकीर्ण मतलब क्या है, छोटा छोटा था कि वो पक्षी के शावक बच्चे जैसे तैसे मुश्किल से वहाँ पर रह रहे थे। मतलब दूर से देखने से ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर फोटो लगवाया गया हो। तो महादेवी वर्मा उधर देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, बड़े मियाँ बोलते ही जा रहे थे। तो वहाँ पर कसम खाया, ईमान की कसम खाई, ईमान कसम। चिड़ी मारने इसके लिए बड़े मियाँ से 30 रुपये लिए थे। कितने लिए? 30 रुपया। और यहाँ पर इसमें तो कुछ खासियत भी नहीं है, ऐसे ही मुझसे उसने 30 रुपये ले लिए। पर वह मुंजी मतलब ये कंजूस है, वह चिड़ी मार तो बड़ा कंजूस था, उसने मुझसे 30 रुपया के बगैर छोड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे देना पड़ा उसको। और ये सब बात सुनकर कि 30 रुपया चिड़ी मार के नाम के और 30 रुपये बड़े मियाँ के ईमान के नाम के, कुल मिलाकर 35 रुपया देकर उस पिंजड़े को महादेवी वर्मा ने उठा लिया और सीट के, कार के पिछली सीट पर लाकर रख दिया। मतलब वो गाड़ी में रखते ही वह पिंजड़ा जीवंत हो गया। वहाँ के पक्षी शावक मतलब पक्षी के बच्चे, चिड़ियों के बच्चे छटपटाने लगे, इधर उधर हिलने डुलने लगे। कई बार ठगे जाने के कारण महादेवी वर्मा को कई बार ठगा जा चुका था पहले भी। कुछ एक के बच्चे बोलकर दूसरे ही चीज़ पकड़ा देते थे दुकानदार। तो जब घर ले आई तो सब लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि ये तो आप मोर कहकर तीतर के बच्चे उठा लाई, मोरा सराय बोली कपोसराय वाली लो यही ले, सब लोग कहने लगे। तो वह चिढ़ जाती थी, खोंग उठी चिलते खतर रही को ठगी नहीं होनी। तो ऐसे चिढ़ाने के कारण उन्होंने इनके प्रति थोड़ा यत्न में ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा देख रेख किया। तो पहले ले जाकर उन बच्चों को उनके पढ़ने लिखने के कमरे में रखा। वहीं पर सत्तू की मतलब जो मक्का मटर आदि पीसकर, चना आदि पीसकर जो पाउडर बनाया जाता है, सत्तू कहते हैं, उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर पानी के साथ उनको खिलाती थी। दोनों चूहेदानी मतलब जो चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा होता है, मैंने निगोनी धराया ना हजा था के घरटा में पाती दूँ जो निगोनी हुमाए, चूहेदानी उसे कहते हैं, चूहेदानी। तो उससे निकलकर वो दोनों कमरे में खो गए, कभी इधर उधर भटकते रहते थे, कभी कभार ही दिखाई देते थे। और दिन में वो ज़्यादातर छुप कर रहते थे। और अंत में इधर उधर करके लास्ट में अवशेष में जो महादेवी वर्मा की रद्दी कागज़ों की टोकरी, मतलब जो बेकार के कागज़ फेंकने के लिए डस्टबिन हम जिसे कहते हैं, उस टोकरी को ही अपने घर का गौरव प्रदान किया। बसेरा मतलब घर है, बसेरे का गौरव प्रदान किया मतलब वहीं आकर रहने लगे। पहले इधर उधर गुप्तवास करते, कहीं छुप जाते थे, और रात को दिन में इधर उधर छुप जाते थे, खाट के नीचे घुस जाते थे, मेज़ के नीचे घुस जाते थे। तो अंत में शाम के समय, रात के समय वो रद्दी की टोकरी पर प्रकट हो जाते थे। ऐसे ही दिन ब दिन देखते रहने के कारण महादेवी वर्मा से डरना छोड़ दिया था, आश्वस्त हो गए थे। तो कभी वो जब बैठी रहती थी तो उनकी टेबल पर आकर बैठ जाते थे, मेज़ पर, कभी कुर्सी पर बैठ जाते थे, कभी महादेवी वर्मा की लेखिका के सिर पर अचानक चढ़ जाते थे। ऐसे ही खिड़कियों में उनकी जाली लगी थी और दरवाज़ा उनको बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उनकी एक बिल्ली थी चित्रा, ठीक है। अगर चित्रा को पता चल जाए कि दो यहाँ पर नए चिड़ियों ने आकर बसेरा बना लिया है तो शायद वो खा देती, इसलिए उनको दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। फिर इसके बाद जब 2-4 दिन हो गए वहाँ रखते रखते, तो उनके कमरे का कायाकल्प मतलब रूप परिवर्तन जैसे चिड़िया खाना जैसे, चिड़ियाघर जैसा होने लगा। तो महादेवी वर्मा का एक और बड़ा जाली घर था जहाँ पशु पक्षियों को रखती थी, और भी पशु पक्षी थे, वहाँ ले जाकर उनको छोड़ दिया। जब दोनों नवागंतुक मतलब दोनों नए आए हुए आगंतुक ने जब पहले दिन वहाँ ले जाया गया मोर और मोरनी को, तो उन्होंने वहाँ रह रहे
पहले से रह रहे जानवरों के बीच बड़ा ही कौतूहल का सृष्टि किया। आश्चर्य से देखने लगे। जो मर्द कबूतर थे, लक्का कबूतर, वो नाचते थे, नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूम घूम कर उन दोनों मोरों के गुटरगु पारसराय जिटू रुन दिए हेटुक हिंदी हे शब्दटू गुटरगु बोली को है गुटरगु। तो वो रागिनी अलापने लगे और बड़े खरगोश जो थे डांगर ख्वाबो सभ्य सभासदों के समान एक लाइन में बैठकर क्रम से बैठकर निरीक्षण करने लगे, मतलब देखने लगे बड़े लोगों की तरह एक कौन से जानवर यहाँ पर आ गए वो देखने लगे। और उनकी गेंद जैसे उल हुटार जिटू हरू गाठी থাকে সৰু সৰু বল থাকে, সেই তেনেকা ধৰণৰ সৰু সৰু খোৱাপৰ পোৱালিবিলাক उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। और तोते बाटोसराय जैसे भली भांति देखने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए एक आंख बनकर उनका निरीक्षण करने लगे। मानो सब कुछ उथल पुथल सा एक मच गया महादेवी वर्मा की चिड़ियाघर में, मानो भूचाल आ गया, भूमिकंप जना ही गोल। फिर धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे, उनका रूप परिवर्तन भी वैसा ही हुआ जैसा यहाँ पर उन्होंने लिखा है। क्रमशः वैसा ही क्रमशः और रंगमय था, जैसा इल्ली से तितली की बनना, जैसे जेनेके पलुर परा पखिला है। आगते पलु पोक निचिना थाके, पिछत गई किने हेतुए पखिला हो जाए, तितली माने पखिला। तो उसी प्रकार का परिवर्तन था, रंगमय और जैसा इल्ली से तितली का बनना, इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था रूप का। तो मोर की सिर की कलगी जो जिटू माने मुरर ऊपर दीघल पाखी थाके माने नुम थाके कलगी, वो और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, घन उस और उस माने जिकमिक करा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम, अधिक मतलब तीक्ष्ण और पैनी धारदार। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। उसकी गोल गोल आँखें जो थी उसमें जो इंद्रनील एक पत्थर का नाम है, उस पत्थर के जैसे मतलब मोती का नाम, उस मोती के जैसे चमकने लगे। लंबी नील हरित ग्रीवा, जो उसकी गर्दन थी लंबी थी, नील मतलब हरित, नीला और हेवजिया, नीला और हरा, हरे रंग का। वो हर भंगिमा में इधर उधर अपना सर घुमाता तो उसमें धूप छाँव जैसे तरंगे उठने गिरने लगे। दाहिना बायां दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी धारी वाले सफ़ेद रंग के एक आलेखन स्पष्ट होने लगे। उसकी पूंछ लंबी हुई, पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और ये सब उसके रूपों के परिवर्तन होने लगे। ये मोर जो था मैंने मोटा मोरा सराइटूर, और उसके पैरों के कुछ रंग नहीं थे, काले काले होते मोर के पैर, तो उनमें भी एक जो गर्वीली गति थी उसने एक गरिमा प्रदान किया था। और जब वह गर्दन ऊंची करके देखता था, विशेष भंगिमा से नीचे करके दाना चुगता था, दाना खुआटो दाना चुगना बोलते हैं। वो पानी में उसके पीने का ढंग, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनने का ढंग आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता थी वह देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। मतलब मोर को देखकर उसके जो शब्दों से वर्णन कर पाना मुश्किल था, उसको देखकर ही उसके रूप सौंदर्य का अनुभव किया जा सकता था। मोरनी का विकास लेकिन मोर के समान चमत्कारिक नहीं हुआ था। फिर भी उसके सर पर भी एक कलगी थी, लंबे लंबे बाल थे उसके सर पर, चंचल कलगी मतलब हवा में हिलते रहती थी। और पंखों की श्याम श्वेत मतलब नीला और सफ़ेद पत्रलेखा मंथर गति मतलब धीमा गति, धीरे धीरे चलती थी। इन सब से वह मोर की उपयुक्त साथी के रूप में प्रमाण देने लगी थी। और महादेवी वर्मा ने आगे लिखा है, नीला उसके ग्रीवा होने के कारण मतलब गर्दन नीला होने के कारण मोर का नाम उन्होंने नीलकंठ, और उसके छाया के समान, जिस प्रकार इंसान के साथ हर समय अपना छाया रहता है उस प्रकार छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रख दिया था। और जैसे कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम जब लेते हैं तो राधा का नाम भी साथ ही आ जाता है, मतलब राधा भी भगवान का ही एक रूप है, इसलिए छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रख दिया था। और आगे वो लिखती हैं कि स्वयं उनको मालूम नहीं है कि कब का नीलकंठ ने सब वहाँ जालीगर में रहने वाले
जीव जंतुओं का सेनापति या संरक्षक नियुक्त कर लिया था खुद को, वह सेनापति बन गया था। सुबह सवेरे जब खरगोश कबूतर आदि की सेनाओं को एकत्र कर लेता था, एकजुट बनाकर झुंड बनाकर उधर ले जाता था जहाँ पर दाना दिया जाता था उनको, और घूम घूम कर सबको देख रेख करता था, और कोई अगर गड़बड़ी करे तो उसको चोंच से मारने के लिए दौड़ाता था, और वो मारता भी था। और जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें कान में पकड़कर ऐसे उठाता था ऊपर कि लटका कर रखता था, वो लोग रोने लग जाते थे, और इसी में उनका कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था। मतलब कर्णवेद संस्कार का मतलब होता है कान को छेद करने का जो संस्कार है। 10 संस्कारों में हिंदू धर्म के, एक कान को बच्चे जब पैदा होने के कुछ महीनों बाद उनके कानों को छेदा जाता है, कानत फुटा करा है, ये संस्कार है। और जिस प्रकार वह जीव जंतुओं को दंड विधान उसकी थी, मतलब दंड देता था गलती करने पर, उसी प्रकार प्रेम भी रखता था। और कभी कभार वह मिट्टी में दोनों पंखों को फैलाकर बैठ जाता था, तो वहीं पर आकर खरगोश के बच्चे सब खेलते रहते थे। और ऐसे ही किसी परिस्थिति में एक दिन जाली घर के अंदर एक सांप घुस आया था, और उस सांप ने एक शिशु खरगोश के बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने पकड़ लिया था। पीछे से दोनों पैरों को मुंह में डाल रखा था। तो नीलकंठ ऊपर झूले में बैठा था। जब छोटे खरगोश के बच्चे की चींची आवाज़ सुनी, तो आवाज़ तो बहुत तेज़ नहीं थी, फिर भी नीलकंठ को पता चल गया, और वह पूंछ और पंखों को समेटकर एक ही झपट्टे में नीचे ज़मीन पर आ गया, और उस सांप को गर्दन के पास, उसने सर के पास पंजों से दबाया और गर्दन में इतने टुकड़े कर दिए कि वो सांप अधमरा हो गया, और उसकी पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा वहाँ से निकलकर छूट गया। और नीलकंठ ने उस सांप को ऐसे ही छोड़ा नहीं, उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो खरगोश का बच्चा प्राय निश्चेष्ट हो गया था, मतलब वो चल फिर नहीं सकता था, तो उसको रात भर अपने पंखों के नीचे दबाकर उसने, नीलकंठ ने रख लिया। उष्णता गरम करता रहा, उष्णता देता रहा। और इसमें ये सब कार्यक्रम राधा भी देख रही थी, लेकिन राधा ने यहाँ पर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए वह दूर से ही देखती रही और अपनी आवाज़ से केका मतलब क्या है, आवाज़, मंद केका से मतलब धीमी धीमी केका। मयूर की आवाज़ को हिंदी में केका कहते हैं। जैसे कबूतर की आवाज़ को गुटर गूँ लका कबूतर जो कर रहे थे, यहाँ पर मयूर की आवाज़ को, मोर की आवाज़ को केका, मंद केका से सब और खबर दे दी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा आगे एक लिखती है, ज़रूरी बात है, हम लोगों को ध्यान रखना है। मतलब भगवान कार्तिकेय का वाहन, कार्तिक जो शिवा के पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर। मतलब ऐसे ही नहीं चुना होगा उन्होंने मयूर को अपने वाहन के रूप में, उस पक्षी के स्वभाव को और उसके रूप को देखकर ही चुना होगा। और महादेवी वर्मा लिखते हैं कि मयूर तो कलाप्रिय वीर पक्षी है, कलाप्रिय है, वह उसकी चाल ढाल सब कलात्मक है, मतलब स्टाइलिश जाकामी कहूँ तो। इससे बाज और चिल वो आक्रमण भी करता है, फिर भी उसे बाज या चिल, सिलोनी आदिर हरित या ठवनवारी, चील बाज की श्रेणी में उसे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चील बाज का जो कर्म है वो लोग तो हर समय किसी को हत्या करके, हिंसा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मोर किसी को भक्षण करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए किसी को मारता नहीं है। जब कोई आक्रमण करे तभी उसका प्रति उत्तर देता है, इसलिए उसे चील या बाज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नीलकंठ था तो आखिर एक मोर, तो उसकी जाति की जो विशेषताएं होती थी, शरीर में जो भी लक्षण होते थे वो सब थे उसके पास। और उनका मानवीकरण, मतलब मानव के साथ रहते रहते, मनुष्यों के साथ, आदमी के साथ रहते रहते आदमी जैसा सोचने भी लगा था, वह वैसा ही व्यवहार दिखाने लगा था। जब मेघ आकाश में उमड़ने लगते थे तब वह अपने इंद्रधनुष जैसे, मतलब रामधनुर्धर गुच्छे, स्तवक जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर, गोल बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक लय ताल रहता था, आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम घूम कर वह किसी जगह पर मानो अलग से सम संगीत के जो
आरोह अवरोह होते वहाँ पर ठहर ठहर जाता था, रुक रुक सा जाता था, ऐसे नाचता था। राधा भी नाचती थी, लेकिन राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, इसलिए वह साथ तो देती थी। जब नीलकंठ नाचता था, नृत्य मग्न होकर नाच रहा होता था, तो राधा का उसके दाहिने पंख को छोकर बाईं और बाईं पंख को छोकर दाहिने और घूमते रहती थी, निकल जाती थी। और वहाँ पर भी लेखिका ने लिखा है, मानो यह जो परिक्रमा करती थी, घूमती थी उसके चारों ओर, वो भी एक जो ताल में एक पूरक ताल का परिचय देती थी। नीलकंठ ने यहाँ पर लेखिका ने लिखा है कि नीलकंठ को शायद पता चल गया था कि उसकी नृत्य भंगिमा जो नृत्य है वह लेखिका को बहुत पसंद आती है। इसलिए जब भी लेखिका जालीघर के पास जाती थी, पहुँचती थी, तो झूले से नीचे उतरकर जो ऊपर बैठा रहता था झूले में, वहाँ से अपने पंखों को सतरंगी मतलब 7 रंगों के मंडल आकार गोलाकार छाता जैसा बनाकर नृत्य के भंगिमा में मानो वह नाचने वाला है ऐसे खड़ा हो जाता था। तब से यह नृत्य भंगिमा, एक दिन उसने ऐसा किया, तब से वह नित्य का क्रम बन गई। मतलब डेली डेली वही काम करता था। जब भी लेखिका जालीघर की ओर जाती थी, वह नृत्य भंगिमा में आ जाता था। और प्राय लेखिका के साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी साथ में रहता था। तो नीलकंठ की मुद्रा को वो लोग अपनी ओर सम्मान सूचक, मतलब हमें रेस्पेक्ट कर रहा है, सम्मान कर रहा है, ये सोचते थे और आश्चर्यचकित होते थे, विस्मय अभिभूत होते थे। तो कई विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। और जिस नुकीली मतलब जुंगा खोमियत जदियामी को नुकीली चोंच से वह प्रचंड विषधर मतलब सांप को 2 टुकड़ा कर सकता था, उसी चोंच से लेखिका के हाथ से बड़े हौले हौले तरीके से धीरे धीरे आराम से भुने हुए चने भजा साना बुटमा उठाकर खाता था। और उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती थी। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि फलों से ज़्यादा नीलकंठ को फलों से ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित मतलब पुष्पों से फूलों से भरा हुआ, और पल्लव का मतलब पत्ते होते हैं, पल्लवों से भरे हुए वृक्ष पेड़ ज़्यादा पसंद थे। तो आगे लिखते, जब बसंत में आम के वृक्ष सुनहली फूलों से भर जाते थे, मंजरी मतलब फूल, तो अशोक के नए पत्ते लाल पत्ते निकल आते थे, तब जालीघर में वह बेचैन हो जाता था, उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। फिर भी वो उसको बसंत ऋतु प्यारा था, फिर भी उसका अत्यधिक प्रिय ऋतु था वर्षा, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब मेघों के उमड़ने के साथ साथ आसमान में जब बादल छा जाते थे, तो बारिश होने से पहले ही हवा में वह बारिश की आहट पा लेता था कि बारिश होने वाली है। तभी से वह अपनी केका मतलब आवाज़ों से आवाज़ देना शुरू कर देता था। धीरे धीरे वह जोर जोर से पहले केका की आवाज़ मचाता था, फिर वह गूंज धीरे धीरे धीमी धीमी होती जाती थी। और मानो लेखिका ने ऐसे लिखा है कि वही आवाज़ से मानो आसमान से बारिश की बूंदें नीचे उतर कर आने की सोपान मतलब सीढ़ी का काम करती थी। तो मेघों के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य आरंभ होता था। वो तन्मय मतलब एकाग्र चित्त होकर नाचता था। मेघ जितना गरजता था, बिजली जितनी चमकती थी, कड़कती थी, बूंदों मतलब बारिश की जो बूंद उनकी रिमझिमाहट जितनी तेज होती थी, नीलकंठ उतना ही अधिक नाचता जाता था, तीव्र गति से नाचता था। और उसकी जो केका का स्वर वह धीमा धीमा होते जाता था। और जब वर्षा थम जाती थी तो वह अपने दाएं और बायां पंख दोनों पंजों के ऊपर फैलाकर सुखाता था, और कभी कभार एक दोनों के शरीर से पानी को चूस चूस कर पंखों को सुखाया करते थे। तो इसी आनंद उत्सव में अचानक एक बेमेल ये ख़त्म हो गया, एक न मिलने वाला स्वर बज उठा। तो इसकी भी करुण कथा है। लेखिका ने कहा है कि एक दिन क्या हुआ, फिर नखास कोना जाना हुआ किसी काम से महादेवी वर्मा को, जहाँ पर बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान थी। तो वहाँ जाने पर बड़े मियाँ ने फिर से उन्हें रोक लिया, और फिर से इस बार उन्हें महादेवी जी ने सोचा था कि इस बार कुछ खरीदना नहीं है, फिर भी उन्होंने जो बड़े मियाँ के पैरों पर एक मूंछ मतलब जो ऐसे तो मूंछ के नाम से कमल फूल के बेलों को तोड़ देने पर जो धागा निकलता है अंदर से, उसे कहते हैं मूंछ।
फिर भी यहाँ पर जंगल में जो मिलते हैं लता बोली आमी जा कौं अखमियान लतारे बंदा आसिल भरी दुटा, ऐसी एक मोरनी पड़ी थी, मतलब मायकी मोरा सराय। तो वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। महादेवी जी ने उसे अनदेखा नहीं कर सकी, उसे अनदेखा करना चाहा, फिर भी उनका ध्यान उधर गया। तो महादेवी जी ने मतलब बड़े मियाँ फिर कहने लगा कि देखो गुरुजी चिड़ी ने इसका क्या बेहाल कर दिया, ऐसे भी पकड़ता है कोई। फिर आपसे भी कैसे कहूँ कि आप ये आधी आधी मरी हुई अधमरी मोरनी को ले जाइए, मैं कह भी नहीं सकता। मतलब कुल मिलाकर ये बात हुआ। अंत में महादेवी वर्मा जी को वह मोरनी लेकर आना ही पड़ा, और उन्होंने ले आकर उसकी अपने पढ़ाई लिखाई के कमरे में रखा और मरहम पट्टी की, दवा दारू की। कुछ दिनों बाद उसका पैर संपूर्ण रूप से ठीक तो नहीं हो पाया, फिर भी वह अपने ठूंठ जैसे पैरों से डगमगाकर चलने लगी। तो इसलिए उसे उसका नाम रखा गया कुब्जा। क्या नाम रखा गया? कुब्जा रखा गया था। और जिस प्रकार उसका नाम कुब्जा था, उसी प्रकार उसका स्वभाव भी कुब्जा ही हुआ। मतलब कुब्जा की कहानी है जो रामायण में, कुब्जा के कारण ही राम को वनवास हुआ था। दशरथ से उसने वर लेकर कुब्जा ने ही सारा उथल पुथल मचाया था। ठीक इसी प्रकार इस कुब्जा ने भी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के जाली घर में पशु पक्षियों के बीच में उथल पुथल मचा दिया। वो क्या करती थी, वो राधा को मारने के लिए दौड़ती थी। वह नीलकंठ के पास रहना चाहती थी, नीलकंठ उससे दूर भागता था, उससे के सामने नहीं रहना चाहता था, और किसी जीव जंतु से वह प्रेम भाव नहीं रखती थी। इसलिए राधा ने एक बार ऐसा भी हुआ कि 2 अंडे दिए थे, तो राधा को उसने ढकेल दिया और अंडों को फोड़कर अपने ठूंठ जैसे पैरों से इधर उधर छितरा दिए, ख़त्म कर दिए। इस प्रकार की थी वह कुब्जा। और इस प्रकार की जो झगड़ापूर्ण एक झगड़ालू परिवेश में, कलह कोलाहल में महादेवी जो नीलकंठ था, नीलकंठ बड़ा ही दुखी रहने लगा था। इसलिए वह ज़्यादातर कटा तो इस कोलाहल कलह से नीलकंठ अत्यधिक दुखी हो गया था। तो कई बार तो वह जाली घर से निकलकर भागा भी था। कई दिन तक भूखा प्यासा कहीं छुप कर बैठा था, आम की डालों के ऊपर, शाखाओं के ऊपर। तो जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर पुचकार कर प्रेम करके महादेवी वर्मा ने उसे उतार कर ले आई। और कई बार वह खिड़कियों के सेट पर, मतलब खिड़कियों के पीछे जो धूप ना घुसने के लिए एक बनाया होता है ऊंचा स्थान, उसे कहते हैं शेड, वहाँ पर छुप कर बैठा हुआ था। तो जिस प्रकार पहले वो महादेवी को देखते ही मंडलाकार अपने पंखों को बनाकर नृत्य भंगिमा में आता था, उसी प्रकार अब भी करता था। लेकिन अब महादेवी जी को सोच होती थी कि उसके पैर जैसे थके हुए, वो आँखों में एक शून्यता, पहले जैसी चमक नहीं थी। तो वह भी नहीं जान पाई, अनुभव नहीं था कि ये चिड़िया को कुछ समस्या हुई है, इस पक्षी को कुछ समस्या हुआ है। तो अंत में 3-4 महीने के बाद ऐसा भी एक दिन आया, जब क्या हुआ यहाँ पर लेखिका ने आगे बताया है कि अंत में 3-4 महीनों के बाद सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ पंख सब फैलाकर धरती पर लंबा चौड़ा होकर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी, महादेवी वर्मा समझ नहीं पाई क्या हुआ था। तो महादेवी ने जब पुकारा, लेखिका ने जब पुकारा, तो वह हिला नहीं। तो उन्हें संदेह हुआ, पास जाकर देखा। तो वहाँ जाकर देखा तो नीलकंठ वास्तव में मर गया था। तो उसको ना तो कोई बीमारी लगी थी, ना उसके पंखों पर कुछ दाग वगैरह, कुछ गड़बड़ी घाव का निशान था, चोट का निशान था, कुछ भी नहीं हुआ था। और उसे अंत में लेखिका ने गंगा जी, इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और नीलकंठ के गुजर जाने के बाद राधा तो सीधी तरह की थी, वह कुछ नहीं जानती थी। वह यही सोचती रहती थी कि पहले भी नीलकंठ भाग कर गया था और आया भी था दोबारा, तो एक दिन आ जाएगी। लेकिन जो कुब्जा थी वह चुपचाप नहीं बैठने वाली थी। उसने हल्ला मचाकर, शोर मचाते हुए नीलकंठ को ढूंढना शुरू कर दिया।
तो इधर उधर ढूंढते फिर रही थी, जो भी सामने आता था उसे चोंच मारने की प्रयास करती थी। और लेखिका की एक कुत्ती थी, मतलब कुतिया थी, अल्सेशियन एक प्रजाति की, विदेशी प्रजाति की कुतिया, जिसका नाम था कजली। एक दिन ऐसे ही किसी क्षण में कजली उसके सामने आ गई। नीलकंठ को जब कुब्जा ढूंढ रही थी तो उसने कजली पर अपने चोंच से प्रहार किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कजली ने भी 2 दांत उसके गर्दन पर गाड़ दिए और उसके साथ ही उसका जो शोरगुल था वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। मतलब कुब्जा भी उसी क्षण वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई। और अंत में लेखिका ने लिखा है, राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। ऐसे तो वह अकेली है, लेकिन वह आज भी इंतज़ार कर रही है कि हो ना हो नीलकंठ एक दिन आएगा। और आषाढ़ के महीने में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो ऊंचे झूले पर बैठकर, ऊंचे स्थान पर बैठकर, कभी अशोक के पेड़ के डालों पर अपने केका को तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। तो बच्चों, यही था नीलकंठ जो रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল থুলমূল কাহিনী। আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বাবে মই পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আকৌ দ্বিতীয় এখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। মই ভাবি আছোঁ যে এই দ্বিতীয়খন ভিডিঅ'টো মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা ধৰণেৰে প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকৰ কাৰণে সহজ সুবিধা হোৱাকৈ। কিন্তু বিদ্যালয়ত ছাৰে যেনেধৰণে পঢ়ায় ঠিক তেনেধৰণৰ অনুভৱ এটা পাবৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰামত বহি, কাৰণ আমাৰ কোনো জল্দা-জল্দি নাই। আৰু তোমালোকে এইটো কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে অন্য 5টা ছাবজেক্টৰ দৰে হিন্দীটো এটা বিষয় য'ত নেকি 100 নম্বৰ সম্পূৰ্ণ আছে। এইটো যদি আমাৰ কনচেপ্টটো পূৰা ক্লিয়াৰ নাথাকে তেন্তে ইও আমাক হয়তো দিগদাৰি দিব পাৰে। অসমীয়াতে কয় নহয় যে পচলাই দাঁত ভাঙে, এইটো যাতে নহওক তাৰ বাবে মই জানি বুজিও, কাৰণ ইউটিউবত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চোৱাটো বৰ আমনিদায়ক। তথাপিও যে আমাৰ যিটো পাৰম্পৰিক পদ্ধতি, বিদ্যালয়ততো আমি এনেধৰণেই পঢ়ি আছোঁ, কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যাতে তোমালোকে লাইন বাই লাইন বা কাহিনীটো সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে ছাৰে স্কুলত পঢ়োৱাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰা। তেন্তে ঠিক আছে, আকৌ পুনৰ লগ পাম ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।